नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। इलेक्शन स्पेशल सीरीज में आज जिक्र उस लोकसभा क्षेत्र का जिसकी अलहदा तासीर में कई बरसातों का पानी है, जहां एक तरफ जादुई सम्मोहन वाली सरोवर नगरी है तो दूसरी तरफ मैदान को पहाड़ से जोड़ने वाला वो भाबर जो पहाड़ से रिस रहे पानी और जवानी दोनों को काफी हद तक थामे हुए है। वो लोकसभा क्षेत्र जहां विभिन्न प्रांतों से आए व्यापारी, कारीगर और कामगार भी बहुतायत में हैं, जिसमें एक जमाने का बोक्साड़ भी है जो अब तराई वाले उधम सिंह नगर के रूप में जाना जाता है। यहाँ थारू और बोक्सा तो अब सिमट गए हैं, लेकिन विविधता के गुलदस्ते में वे विस्थापित सिख भी हैं जो खेती करने के लिए यहाँ बसाए गए। ऐसे ही बंगाली भी आए और उद्योग लगे तो पूरब पश्चिम के लोग भी। रुहेलखंड से कामगार, कारीगर और व्यापारी बनकर मुसलमान भी आए तो पहाड़ी भी इधर शिफ्ट हुए। इस तरह यहाँ मिश्रित लोग हैं और लोग भी अपनी अपनी पहचान के साथ जी रहे हैं। आज के दौर में ऑक्सीजन मांगती नैनी झील की तरह नैनीताल वाले अपनी पहचान बनाए हुए हैं, लेकिन सियासी मिजाज कुछ बदल गया है। सच कहें तो अब ये नैनीताल नहीं बल्कि हल्द्वानी के तेवर की सीट हो गई है। गढ़वाली में एक गीत है, होनी खानी देहरादून सब विधानी देहरादून। गढ़वाल और पूरे उत्तराखंड के संदर्भ में ये लाइन ठीक है, लेकिन जब सिर्फ कुमाऊं की बात करें तो सब विधानी हल्द्वानी ज्यादा तर्कसंगत लगता है। ये कुमाऊं का प्रमुख द्वार है और हर तरह का बाजार भी। यहीं से पहाड़ के लिए मैदान खुलता है और यहीं से मैदान पहाड़ में घुसता है। कारोबारियों का ही नहीं बल्कि सियासी लोगों का भी ये बाजार है। नैनीताल उधम सिंह नगर की राजनीतिक बिसात अब यहीं से बिछाई जाती है। सभी बड़े नेताओं ने यहीं आसपास तंबू गाड़ लिए हैं और नैनीताल की राजनीति अब हल्द्वानी के फ्लेवर में है। कभी इस क्षेत्र में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जैसे दिग्गज नेता आज़ाद देश में लोकतंत्र की बुनियाद रख रहे थे, इस क्षेत्र को बसा रहे थे, सजा रहे थे और नेतृत्व भी सिखा रहे थे। नारायण दत्त तिवारी जैसे नेता जब तक ठीक ठाक थे, लोग की चिंता के साथ तंत्र भी ठीक कर रहे थे, लेकिन अब चुनाव काफी हद तक सिर्फ तंत्र कब्जाने की जंग भर हो गया है। बहरहाल इस बार भाजपा के निवर्तमान सांसद अजय भट्ट के सामने यहां कांग्रेस ने प्रकाश जोशी को उतारा है, जिन्हें सपा, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों का समर्थन है। बसपा और उक्रांद भी मैदान में है, लेकिन असल मुकाबला फूल और हाथ का ही है। इस मुकाबले को विस्तार से परखेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं इस सीट की एक इतिहास यात्रा पर। अलग उत्तराखंड राज्य बनने से पहले इस सीट का नाम नैनीताल बहेड़ी सीट हुआ करता था। कभी नैनीताल से लेकर बरेली तक एक ही नाम इस पूरे क्षेत्र की पहचान था और वो नाम था पंडित गोविंद वल्लभ पंत। हालांकि पंत कभी खुद यहां से सांसद नहीं रहे, लेकिन उनका राजनीतिक कद इतना विशाल था कि ये पूरा क्षेत्र उन्हीं के नाम से जाना गया। काशीपुर में वकालत से शोहरत और दौलत कमाने के बाद गोविंद पंत ने भवाली भी अपनी बनाई और बरेली भी। काशीपुर में श्री हिंदी प्रेम सभा की स्थापना कर उन्होंने सामाजिक सरोकारों के साथ सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। अंग्रेजों के दौर में वो यूनाइटेड प्रोविंस के प्रीमियर बनने के लिए तो काशीपुर से चुने गए, लेकिन जब आज़ाद भारत में मुख्यमंत्री बने तो बरेली ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भी पंत जी की सहमति से ही कांग्रेस की सियासी बिसात बिछा करती थी। देश के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने भाषा के हिसाब से राज्यों के सीमांकन और हिंदी को राजभाषा बनाने में अहम भूमिका निभाई और देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित हुए। कभी बोक्साड़ कहे जाने वाले तराई में किसानों को बसाने वाले और उद्योग लाने वाले भी पंत जी ही थे। उनके नाम पर पंतनगर में बना कृषि विश्वविद्यालय भी उन्हीं की सोच से निकला था। आज़ाद भारत के शुरुआती 25 सालों तक ये सीट गोविंद वल्लभ पंत के परिवार के पास ही रही। 2 बार उनके दामाद सी.डी. पांडे और 3 बार उनके बेटे के.सी. पंत यहां से सांसद रहे। नारायण दत्त तिवारी भी इस सीट से 3 बार जीते। कुल 17 लोकसभा चुनावों में से इस सीट पर 11 बार कांग्रेस जीती है, 4 बार भाजपा, 1 बार भारतीय लोक दल और 1 बार जनता दल। गोविंद वल्लभ पंत ने क्षेत्र के विकास के लिए तो काम किए ही, कुमाऊं से नए नेताओं को भी उन्होंने खूब ग्रूम किया। उस दौर में नेपोटिज्म की डिबेट मजबूत नहीं हुई थी, तो राजनीति में अपने परिवार के लिए भी उन्होंने भरपूर जगह बनाई। उनके बेटे के.सी. पंत को घर में राजा कहकर पुकारा जाता था। भवाली के पंत एस्टेट में जन्मे और जर्मनी से उच्च शिक्षा पाए राजा का मिजाज भी बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप ही था। उन्हें राजकाज की तो खूब समझ थी, लेकिन प्रजा को कैसे जोड़े रखना है और किस तरह सियासी फौज सजानी है, इस मामले में वो पिता का अनुसरण नहीं कर सके। छोटे पंत जी अपने संसदीय क्षेत्र को कुछ ऐसा नहीं दे पाए जिसे उनकी उपलब्धि के तौर पर गिना जा सके। हालांकि राष्ट्रीय राजनीति में उनके नाम कई उल्लेखनीय काम दर्ज हुए।
रक्षा मंत्री के रूप में सेना का आधुनिकीकरण, विदेशों से रिश्ते सुधारना, गृह मंत्री के रूप में मेघालय, आंध्र और तेलंगाना के मसले को संभालना, शिक्षा मंत्री के रूप में मुक्त विश्वविद्यालय और मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट लाना, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में बुनियादी ढांचे के विस्तार पर फोकस करना, इस तरह के कई काम उन्होंने किए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत को गरिमा दी। उनसे पहले उनके बहनोई चंद्रा दत्त पांडे यहां से सांसद रहे, लेकिन अपने 2 कार्यकालों के बाद भी वे क्षेत्र के लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाए कि इतिहास में दर्ज हो सके। आज की पीढ़ी तो उनके बारे में जानती तक नहीं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की राजनीति विधानसभा की रही, लेकिन इस क्षेत्र की लोकसभा सीट पर उन्हीं का एक छत्र प्रभाव था, इसलिए उनकी व्यक्तिगत राजनीति पर चर्चा किया बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। गोविंद पंत को समाजवादियों ने खूब चुनौती दी, जिनमें नैनीताल के चूरीगाड़ गांव के प्रताप भैया सबसे खास थे। साल 1957 से 1962 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में वो सबसे कम उम्र के विधायक थे और 67-68 में 10 महीने तक उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य और सहकारिता विभाग में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री। पंत जी ने विभाजन के बाद विस्थापित सिखों को बसाकर तराई में खेती को बढ़ावा दिया, तो प्रताप भैया ने यहाँ थारुओं के लिए काम किया। उन्होंने 1959 में थारू इंटर कॉलेज खटीमा की भी स्थापना की। शहीद जवानों की स्मृति में 1 जुलाई 1964 को स्थापित भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल भी उन्हीं की देन है। प्रताप भैया ने शिक्षाविद आचार्य नरेंद्र देव से प्रेरणा लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 120 से ज्यादा स्कूल स्थापित किए। वो चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, वीवी गिरी और ज्ञानी जैल सिंह के काफी करीबी रहे। इस क्षेत्र से राजनीति के एक और दिग्गज का उदय समाजवाद की धारा से ही हुआ। पिता पूर्णानंद तिवारी ने जब वन विभाग की नौकरी छोड़ आजादी के आंदोलन में भागीदारी की, तो नारायण दत्त तिवारी भी मैदान में कूद गए, लेकिन कांग्रेसी नहीं बल्कि एक समाजवादी बनकर। मात्र 15 साल की उम्र में जेल जा चुके एनडी तिवारी जब 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में उतरे, तब उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। नैनीताल सीट से प्रजा समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीते थे। साल 1957 में अपना दूसरा चुनाव जीतकर वे विधानसभा में विपक्ष के नेता बने और 63 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उनके गुरु दान सिंह नैनीताल से पीएसपी के टिकट पर पंत जी के दामाद सीडी पांडे के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़े थे। माना जाता है कि अगर उनके समान विचार वाले साइबल खान भी मैदान में न होते तो पांडे के लिए सीट निकालना मुश्किल हो सकता था। नैनीताल बहेड़ी लोकसभा सीट पर 25 साल का पंत परिवार का एकाधिकार तोड़ा भारत भूषण ने। वे भी अचानक ही राजनीति में आए थे। साल 1977 की कांग्रेस विरोधी आंधी में उतारे गए भारत भूषण का सीमित दायरे में ही परिचय था। किच्छा के पास देवरिया कस्बा है और उसके बगल में उनका चुटकी गांव। अपने गांव के इकलौते ग्रेजुएट भारत भूषण ने इतनी बड़ी लोकसभा सीट और पंत परिवार से जब टक्कर ली तो 84,000 से ज्यादा मतों से वो जीत गए। बंद पड़ी किच्छा चीनी मिल को चालू कराने में उनकी भूमिका रही और अपने क्षेत्र की कुछ सहकारी समितियां भी उन्होंने शुरू करवाई। उनके बाद इस सीट पर पहुंचे उत्तर प्रदेश विधानसभा में लंबी पारी खेल चुके और एक बार मुख्यमंत्री रह चुके नारायण दत्त तिवारी साल 1980 में पहली बार नैनीताल से सांसद चुने गए और उन्होंने राजनीति में फिर विलक्षण पारी खेली। केंद्र में कई मंत्रालय संभाले, राज्यसभा सदस्य रहे, 2 बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1996 और 99 में लोकसभा पहुंचे। उत्तराखंड बना तो यहां भी 2002 से 2007 तक मुख्यमंत्री रहे। इस लंबी यात्रा में नैनीताल हमेशा उनके करीब ही रहा। विधानसभा से संसद तक नैनीताल का प्रतिनिधित्व करने वाले नारायण दत्त तिवारी कुछ मीठी कुछ तीती ढेर सारी कहानियां छोड़ गए। नोएडा बसाने वाले तिवारी को विकास पुरुष भी कहा गया। उन पर एक आरोप यह भी लगा कि वे अपने क्षेत्र पर ही कृपालु रहते हैं। वैसे राजनीति में इसे एक कॉम्प्लीमेंट भी कहा जा सकता है। हरिद्वार के साथ ही रुद्रपुर, सितारगंज को सिडकुल देना, पंतनगर में कई उद्योग लाना, हल्द्वानी और रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज, मुक्त विश्वविद्यालय, सड़कों का जाल बिछाना आदि उनके कामों की लंबी फहरिस्त है। एम्स की तर्ज पर वन विभाग की जमीन में हल्द्वानी का एम्स जैसा जो मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनाया था, आज उसके आईसीयू तक की खिड़कियां टूटी हैं। रमेश पोखरियाल निशंक ने भला सोचकर ही उसका सरकारीकरण करवाया होगा, लेकिन आज तो उसका भट्टा ही बैठ गया है। एचएमटी फैक्ट्री भी उनकी देन थी और नैनी झील में प्राण फूंकने के लिए भी उन्होंने पहल की। तिवारी ने विकास कार्यों में जन भागीदारी की भी मिसाल पेश की। राम मनोहर लोहिया के नारे 1 घंटा देश को 2 के तहत उन्होंने नैनीताल जिले के खुटानी से विनायक तक 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण श्रमदान से करवाया था। इसमें लगभग 25-30 गांव के युवा शामिल रहे और राम मनोहर लोहिया ने खुद जीप चलाकर इसका उद्घाटन किया था। उस समय लोगों ने उनके सामाजिक योगदान को देखते हुए एक गीत भी बनाया जो कहता था, खोद नरैना खुद खुटानी सुट विनायक तक। लेकिन उनकी इस अद्वितीय राजनीतिक पारी का उत्तरार्ध अच्छा नहीं बीता। निगिदा के गीत नौचमी नारायणा में एक अलग ही नारायण दत्त तिवारी के दर्शन होते हैं जो उनके जीवन की एक स्याह हकीकत को बेपर्दा करता है। राजभवन की वो सीढ़ी,
वर्षों से दफन एक कहानी का सतह पर आना, बुढ़ापे में एक और ब्याह की मजबूरी और ताउम्र भाजपा की मुखालफत करने के बाद मृत्युशैया पर भाजपा के जयकारे लगाने को विवश होना, ये तमाम कारण हैं कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में राजनीतिक सामाजिक कूचे से वो बड़े बेआबरू होकर निकले। बहरहाल, नैनीताल लोकसभा सीट की इतिहास यात्रा में तिवारी कथा से कुछ आगे बढ़ते हैं। साल आया 1977 की हार के बाद केसी पंत इस सीट से नहीं लड़े, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। नैनीताल के लिए उनके और तिवारी के बीच एक शीत युद्ध चला। 1980 में तिवारी को यहाँ की नुमाइंदगी लोकसभा में करने का मौका मिला। 84 में एनडी तिवारी ने अपने परम मित्र सत्येंद्र चंद गुड़िया को अपना मैदान सौंपा, यानी सीट प्रकारांतर से उन्हीं की रही। नए सांसद को लोग तिवारी जी की गुड़िया कहते थे। तब उन्होंने मेनका गांधी के करीबी रहे अकबर अहमद डंपी को हराया था। संजय मंच के डंपी काशीपुर के विधायक रहे और यहीं अपना मैदान बनाना चाहते थे, लेकिन डंपी ने इस हार के बाद ये मैदान ही छोड़ दिया। साल 1989 में केसी पंत ने फिर अपनी पुरानी सीट से लड़ना चाहा तो तिवारी जी ने खेल कर दिया। उन्होंने चुपके से एक बार फिर अपने मित्र गुड़िया का टिकट नैनीताल भिजवा दिया। केसी पंत नामांकन तक के लिए निकल चुके थे, लेकिन मालूम हुआ कि टिकट पर तो सत्येंद्र चंद गुड़िया का नाम दर्ज है। उस चुनाव में फिर सत्येंद्र चंद का खूब विरोध हुआ और वो जनता दल से लड़े महेंद्र पाल से चुनाव हार गए। महेंद्र पाल अस्कोट के कत्यूर राजवंश से ताल्लुक रखते हैं। डीएसबी कॉलेज से छात्र राजनीति शुरू करने वाले महेंद्र पाल की छवि एक काबिल वकील और हंसमुख मिलनसार नेता की रही। 1989 में जनता दल के टिकट पर पहली बार संसद पहुंचे महेंद्र पाल ने तब सत्येंद्र गुड़िया को 20,000 से अधिक वोटों से हराया था। साल 2002 में नैनीताल के सांसद नारायण दत्त तिवारी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए तो इस सीट पर हुए उपचुनाव में 51% वोट लेकर महेंद्र पाल ने करीब 1.5 लाख वोट के अंतर से बलराज पासी को हराया था। इस बार भी पहले उन्हीं का नाम आगे चल रहा था और सोशल मीडिया में उनके नाम के पोस्टर तैरने भी लगे थे, लेकिन अंत में प्रकाश जोशी ये टिकट ले उड़े। महेंद्र पाल की ही तरह इस सीट पर राजवंश के एक अन्य सांसद भी रहे। चंद वंश के करण चंद सिंह बाबा 2004 और 2009 में लगातार यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। उनके हाव भाव में राजसी तेवर झलकते हैं। लोग तो अब भी उन्हें राजा जी ही कहते हैं, लेकिन उन्हें जमीन से जुड़ा भी माना जाता है। कोई किसी काम के लिए याद करे तो उसी के स्कूटर पर बैठकर चल देते हैं। शारीरिक सौष्ठव खेल उनका शौक है। बहरहाल, नैनीताल सीट के इतिहास में एक बड़ा मोड़ 90 के दशक की शुरुआत में भी आया। आज भारत रत्न हो चुके लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने 1990 में जो राम लहर उठाई थी, उसने 91 में कांग्रेस की नींव हिला दी। नैनीताल में भी लोग राम ज्योति जलाकर उसकी यात्रा निकाल रहे थे। तराई में उस समय युवाओं की शक्ति प्रदर्शन वाली दबंग धार्मिक राजनीति पनप रही थी। भाजपा के युवा नेता बलराज पासी भी भीड़ बटोर रहे थे। राम के नाम पर अराजक सी हो रही ये भीड़ पुलिस के लिए सरदर्द बन रही थी। बाजपुर में पुलिस की लाठियों से घायल बलराज पासी का जोश भाजपा को पसंद आया। 91 में वे लोकसभा का टिकट पा गए और नारायण दत्त तिवारी जैसे दिग्गज नेता को 11,000 वोट से हराकर संसद पहुंच गए। उसके बाद वो दोबारा कभी संसद तो न जा सके, लेकिन भाजपा में उनका प्रभाव है। विधायक अरविंद पांडे उन्हें अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। पासी को पिछली बार चुनाव में न उतारकर प्रदेश सरकार ने मंत्री का दर्जा भी दिया। इस बार भी चुनाव से पहले उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला। 1991 की हार से एनडी तिवारी का एक बड़ा सपना बिखर गया। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद के लिए उनका ही नाम सबसे ऊपर था। इधर भाजपा हिंदू सेंटिमेंट जगा रही थी। ऐसे में तिवारी के साथ अभिनेता दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान का होना उस चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचा गया। बहेड़ी को तिवारी अपनी ताकत मानते थे, लेकिन वो वहीं पिछड़ गए। डीपी नौटियाल ने नारायण दत्त तिवारी ए लाइफ स्टोरी में लिखा है कि 1987 में भी एक मौका आया था। बोफोर्स प्रकरण से घिरे राजीव को तब उनके साथियों ने कुछ समय के लिए नेतृत्व किसी दूसरे को सौंपने की सलाह दी, जिसे वे मान भी गए। तब नरसिम्हा राव और नारायण दत्त तिवारी के नाम पर विचार हुआ। राजीव ने पहले राव को चुना तो उन्हें समझाया गया कि इसका उत्तर भारत के वोटरों पर उल्टा असर पड़ सकता है। अब नारायण दत्त तिवारी के सामने प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उन्होंने इसे सिरे से खारिज करते हुए ये तर्क दिया कि अगर वो इस पेशकश को मान लेते हैं तो लोग समझेंगे कि राजीव गांधी संकट से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह ये इरादा ही छोड़ दिया गया। 1991 की राम लहर में केसी पंत की पत्नी इला पंत भाजपा में चली गई। केसी खुद पुरानी पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं हुए। वे कांग्रेस और सरकार के साथ काम करते रहे, लेकिन 1989 की फजीयत के बाद नैनीताल की जनता से नया जनादेश मांगने कभी नहीं गए। पति पत्नी के बीच भाजपा कांग्रेस की रस्साकसी पूरे 7 साल चली। परिवार के करीबी भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल थे। 1998 में भाजपा ने इला पंत को उनके पति की पुरानी सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के खिलाफ लड़ाया और वह 15,000 से अधिक वोटों से ये चुनाव जीत भी गई। टिकट मिलते ही पति ने कांग्रेस अध्यक्ष
सीताराम केसरी को पत्र लिखा था, जिसका मजमून था कि चूंकि मेरी पत्नी भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है, इसलिए मेरे पास कांग्रेस से इस्तीफा देने के अलावा दूसरा सम्माननीय विकल्प नहीं है। इस तरह पत्नी की जीत हुई और पति उनकी ही राह पर आ गए। रसाकसी में हार के बदले पत्नी की जीत के साथ ही उन्हें एक तोहफा और भी मिला, और वो था नारायण दत्त तिवारी से 1989 का बदला पूरा करना। लेकिन सरकार जल्द ही गिर गई और इला पंत की सांसदी भी खत्म हुई। 1999 में फिर चुनाव हुए और इसलिए वो बहुत कम समय के लिए ही नैनीताल की नुमाइंदगी का मौका ले पाई। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने केसी पंत को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाकर सम्मान बख्शा। इला पंत इस सीट से चुनी गई इकलौती महिला सांसद रही हैं। नैनीताल सीट पर पिछला लोकसभा चुनाव भी दिलचस्प था, जब यहां उत्तराखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री एक अलग ही ढंग से टकराए। हरदा यानी हरीश रावत और भगत दा यानी भगत सिंह कोश्यारी। दोनों ही उत्तराखंड की सियासत में जो भी अच्छा बुरा है उसके मर्मज्ञ हैं। वैसे मैदान में हरीश रावत के मुकाबले भाजपा के अजय भट्ट खड़े थे, लेकिन उन्हें चुनाव लड़वाने वाले भगत दा ही थे। इस चुनाव के दौरान खूब जुबानी जंग हुई। दोनों ने राज को राज रखते हुए एक दूसरे का परिचय भी अलग अलग अंदाज में करवाया। भगत दा ने हरदा को इकुल बानर कहा, यानी ऐसा दबंग और आक्रामक बंदर जो अपने आसपास किसी दूसरे बंदर को फटकने भी नहीं देता। इसके यूं तो कई मायने थे, लेकिन जानकारों ने इसका आशय हरदा की एको अहम द्वितीयो नास्ति वाली नीति और उनकी वजह से बढ़ी कांग्रेस की गुटबाजी से लगाया। जवाब में हरदा की ओर से अपने प्रतिद्वंदी को उजाड़ू बल्द कहा गया। अब इसके भी कई अर्थ ध्वनित होते हैं। हरदा ने कहाँ चोट की, भगत दा समझ गए होंगे। वैसे इसका सीधा अर्थ हुआ ऐसा बेकाबू बैल जो यहाँ वहाँ जहाँ भी हरा खेत देखता है वहीं मुंह मार लेता है। माहौल देखकर ही एक तरफा लग रही इस लड़ाई में इन उपमाओं से थोड़ा रोचकता आई। हरदा अपनी कांग्रेस का भी साथ न पा सके और 3.5 लाख मतों के भारी अंतर से चुनाव हार गए। उनके जीवन की ये सबसे बड़ी हार थी। इससे पहले यानी 2014 में भी मोदी लहर प्रभावी थी। भाजपा ने तब भगत सिंह कोश्यारी को केसी सिंह बाबा के मुकाबले उतारा था। भगत दा मुख्यमंत्री तो विधायक का चुनाव जीते बिना ही बन गए थे। तब उत्तर प्रदेश में एमएलसी होने के नाते वे इस पद के हकदार थे। इसके बाद 2 बार वे अपने क्षेत्र कपकोट के विधायक रहे। दोबारा सीएम बनने की जुगत तो नहीं लगी, लेकिन 2014 में 3.25 लाख मतों के अंतर से जीतकर वो लोकसभा पहुंचे। मंत्री तो नहीं बने, लेकिन बाद में महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाकर उन्हें सम्मान दिया गया। बतौर सांसद नैनीताल को उनसे भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। अब आते हैं वर्तमान पर। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से इस बार भी भाजपा के अजय भट्ट दूसरी बार मैदान में हैं। वे केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री भी हैं। रानीखेत सीट से विधायक रहने के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इस लोकसभा सीट की 14 विधानसभा सीटों में से भाजपा के पास 8 विधानसभा सीटें हैं और 3 नगर निगम। नैनीताल जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष भी भाजपा के ही हैं और इस सीट में आने वाले 11 ब्लॉक प्रमुख भी। बूथ स्तर पर भाजपा का सांगठनिक ढांचा भी बेहद मजबूत है। राष्ट्रीय योजनाओं के साथ ही वो जनता के बीच जमरानी बांध परियोजना, रोपवे, हाईवे, एम्स, सैटेलाइट सेंटर जैसी योजनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं। उनके एक बयान की खास चर्चा हो रही है, जिसमें वो वोट मांगते हुए अपनी गलतियों की सजा मोदी जी को न देने की बात कर रहे हैं। साफ बात है कि वो भी मान रहे हैं कि उनका सबसे बड़ा हथियार मोदी जी का नाम ही है, जिसके भरोसे वे इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। क्षेत्र के लिए कुछ खास गिनाने लायक काम तो नहीं कर पाए, लेकिन विपक्षी खेमे में सेंधमारी कर पार्टी ने मतदान के दिन के लिए कुछ अतिरिक्त फोर्स जुटा ली है। दूसरी तरफ कांग्रेस के संगठन के रणनीतिकार रहे प्रकाश जोशी अपनी रणनीति बना रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव के साथ ही वो दूसरे राज्यों में चुनाव प्रभारी भी रहे हैं। प्रकाश जोशी राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि स्थानीय मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी की भी बाट जो रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 14 विधानसभाओं में से 6 कांग्रेस के पास हैं। साथ ही 2 ब्लॉक प्रमुख और नगर पालिका व पंचायत में 6 पालिका अध्यक्ष उनके हैं। उधम सिंह नगर में कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष पर भाजपा का ऑपरेशन लोटस सफलतापूर्वक काम कर गया है। ऐसे में धरातल पर कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा कमजोर है। कांग्रेसी बस तराई से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। 70% ग्रामीण और 30% नगरीय क्षेत्र वाली इस सीट को जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो यहाँ लगभग 27% क्षत्रिय, 17% ब्राह्मण, 16% अल्पसंख्यक, 16.8% अनुसूचित जाति और 15.17% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। सभी उम्मीदवारों की रणनीति इसी गणित के इर्द गिर्द बनती है। भाजपा का प्रचार तंत्र मजबूत है। मोदी के बाद योगी और उनके बाद भी भाजपा के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, उड़ेंगे। पिछली बार भी बड़े अंतर की जीत और इस क्षेत्र से अधिक विधायक होने के चलते उनके हौसले भी बुलंद हैं। सबसे बड़ा सहारा श्री मोदी नाम का है और एक फैक्टर राम नाम का भी। राम आएंगे भजन खूब बजाया जा रहा है। वैसे अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए हल्द्वानी से विशेष बस सेवा शुरू की गई थी, लेकिन दर्शनार्थी नहीं उमड़े।
तो डायरेक्ट बसों को कुछ दिन रास्ते की सवारियों के भरोसे चलाया गया। इसके बाद भी यात्रियों का टोटा दिखा तो फिर ये सेवा बंद ही करनी पड़ी। ऐसे में मंदिर फैक्टर चुनावों में अब भी 90s जैसा कुछ कर पाएगा ऐसा नहीं लगता। अब एक नज़र यहाँ की 14 विधानसभा सीटों पर डालते हैं। नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की सरिता आर्य इसलिए निश्चिंत से लग रही हैं कि शहर का सियासी मिजाज व्यापारियों ने उनके अनुकूल करने में मदद की है। बेटे संजीव आर्य की गई विधानसभा चुनाव में हार के बाद यशपाल आर्य ने इधर ज्यादा झांका तक नहीं, लेकिन हाल में वो कुछ सक्रिय हुए हैं। भीमताल में भाजपा ने ब्लॉक प्रमुख हरीश बिष्ट को तोड़कर कुछ और ताकत जुटाई है। विधायकी के दावेदार दान सिंह भंडारी भी फिर से भाजपा में आ गए हैं। इसी तरह लालकुआं क्षेत्र के नगरपालिका अध्यक्ष भी रंग दे तू मोहे गेरुआ गा चुके हैं। यहाँ पहाड़ से उतरे लोगों का धर्मपरायण होना और पूरब से आए लोगों में पकड़ भाजपा की स्थिति को बेहतर बनाती है। कालाडूंगी से कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी प्रकाश जोशी 2 बार चुनाव हार चुके हैं। क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से सक्रिय रहे महेश शर्मा दोनों बार मायूस हुए और इस बार तो जोशी के नाम की घोषणा होते ही वो भाजपा में शामिल हो गए। बुजुर्ग भाजपा विधायक बंशीधर भगत भी अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने तो अपील भी ऐसी छपवाई है जैसे सीधे मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे हों। अपनी विधानसभा सीट पर जोशी को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। बनभूलपुरा की घटना के बाद हल्द्वानी में कांग्रेस कुछ मजबूत हुई है। इस बार सपा और आप की ताकत भले ही वो जितनी भी हो लेकिन कांग्रेस के साथ है। बसपा भी बहुत वोट काटने की स्थिति में नहीं है। विधायक सुमित हृदयेश आश्वस्त हैं कि बाकी नेताओं के साथ अन्य क्षेत्रों में भी समय दे रहे हैं। कांग्रेस के जोशी इस बार उधम सिंह नगर जिले पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ वोट भी ज्यादा हैं और सिख किसान भी एमएसपी के मुद्दे और किसान आंदोलन के कारण भाजपा से नाराज लग रहे हैं। इधर लाल झंडे भी कांग्रेस के साथ हैं और इंडिया गठबंधन का फायदा भी मिलने की उम्मीद कांग्रेस पाल रही है। रुद्रपुर से आकर किच्छा में राजेश शुक्ला का विकेट गिराने वाले विधायक तिलकराज बेहड़ अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। नारायण सिंह बिष्ट और गणेश उपाध्याय भी अपने मोर्चे पर दिख रहे हैं। खटीमा में मुख्यमंत्री को हराने वाले भुवन कापड़ी ने कई बार खुद को साबित किया है। इस बार सांसद का टिकट तो नहीं मिला लेकिन भविष्य के लिए इशारा जरूर मिल गया है, इसलिए वो भी उत्साहित हैं। धामी यहाँ बार बार जा तो रहे हैं पर इसका असर होता नजर नहीं आता। संसद के लिए यहाँ से एक और दावेदार यशपाल आर्य प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते भी अपनी बाजपुर सीट को कमजोर नहीं होने देना चाहेंगे। मुस्लिम बहुल जसपुर सीट पर भाजपाई भी ज्यादा उम्मीद नहीं पाल रहे हैं। कांग्रेस विधायक गोपाल राणा की नानकमत्ता सीट पर धामी की नजर रही है। वो यहाँ आते जाते रहे हैं। हाल ही में बाबा तरसेम सिंह की हत्या के बहाने भी सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। काशीपुर क्षेत्र में भी टक्कर दिख रही है। यहाँ कुछ वोट बसपा भी ले जाएगी। राजा केसी सिंह बाबा कुछ देर से सक्रिय हुए हैं। 2022 में यहाँ बेटे नरेंद्र चंद सिंह की हार के कारणों पर मंथन इसकी वजह हो शायद। अब जोशी ने झकझोर कर उन्हें सक्रिय किया है। कार्यकर्ताओं को हरदम व्यस्त रखने वाली भाजपा भी खूब मेहनत कर रही है और अभी मैदान में वही सबसे मजबूत नजर भी आती है। सितारगंज में सौरभ भोगड़ा 2017 की विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से अचानक उतारे गए थे और जीत गए थे। उसके बाद वो 2022 में भी लोगों का विश्वास पाने में सफल रहे। इस बीच मतदाताओं को जोड़ने के लिए उन्होंने अपने दादा हेमवती नंदन भोगड़ा की शैली में खूब काम किया। भाजपा को पसंद न करने वाले मुस्लिम वोटर भी उनके प्रशंसकों में जुड़े हैं। रुद्रपुर में कांग्रेस के पास स्थानीय नेतृत्व का अभाव है। यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष दंपति को भी भाजपा ने घेर लिया है। गत विधानसभा चुनाव में भाजपा से बगावत करने वाले राजकुमार ठुकराल भी भाजपा में वापस आने को बेताब हैं, लेकिन विधायक शिव अरोड़ा उन्हें रास्ता नहीं दे रहे। 2 अप्रैल की मोदी की सभा में पोस्टर दिखाई दिए, मोदी जी ठुकराल बिना आपका परिवार अधूरा है। गदरपुर में विधायक अरविंद पांडे अपनी सीट को अच्छे से संभाले ही हुए हैं। तो ये था नैनीताल उधम सिंह नगर सीट का इतिहास और वर्तमान। इसका भविष्य क्या होगा ये आप लोगों को आने वाली 19 अप्रैल को तय करना है। आप सभी से अपील है कि वोट करने जरूर जाएं। इस प्रोग्राम की स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी थी वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जुयाल ने। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें 12 माह से।